नया घर। रात को मुसर्रत सो ना सकी। बहुत से सवालों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। क्या उसकी अम्मी दिल के ऑपरेशन के बाद बच जाएंगी? अगर ऐसा ना हुआ तो उनका क्या बनेगा? उसके अब्बू के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो बम धमाके में हलाक हो गए होंगे? ऐसे सवालात ने उसकी छोटी सी जिंदगी में खौफ भर दिया। इसी दौरान तूफान ने टीन की छत को गिला डाला था और उसे तोड़ झंझोड़ रहा था। वो खौफजदा होकर उठ बैठी। यकीनन वो घिनौना तूफान उनकी उस कीमती छत को उड़ा ले जाएगा। उसे अपने दिल की धड़कन हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। फिर तूफान जरा थम गया और लड़की थकी हारी वापस लेट गई। अब घर के इर्द गिर्द चीड़ के दरख्तों की मानूस सरसराहट सुनाई दी। ये सुनकर उसको गुजरे हुए साल याद आ गए। अफसोस, ये कैफियत सिर्फ चंद लम्हे कायम रही और फिर तूफानी हवा दोबारा दनदनाने लगी। एक उल्लू की आवाज़ सुनाई दी और जवाब में उनका कुत्ता टाइगर भौंकने लगा। साथ वाले कमरे में लालटेन की फड़कती हुई मध्यम रोशनी में मुसर्रत ने देखा कि उसकी माँ बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही है। बिस्तर पर एक हाथ से सहारा लेते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। वो ज़रा रुक रुक कर इस उम्मीद पर खिड़की के पास पहुंच गई कि आखिर इतने अरसे बाद कहीं उसका शोहर उसे घर लौटता हुआ नजर आ जाए। हर शब जब कुत्ता जोर जोर से भौंकता तो गुमशुदा खावंद के घर लौटने की उम्मीद फिर से बंद जाया करती थी। दादा और अंकल जावेद एक दफ़ा पहले उसको ढूंढने कराची गए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो यकसर गायब हो चुका है। कोई भी नहीं जानता था कि वो किस कंपनी में काम करता था, लिहाजा ये जानना भी बहुत मुश्किल था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। अक्सर लोगों का ख्याल था कि उसके साथ ज़रूर कोई हादसा पेश आया होगा। उन दिनों शहर में बहुत गोलियां चल जाती थीं या फिर किसी बस में या किसी भी जगह बम धमाका हो जाता था। अक्सर औकात मुतासरा अफराद की शनाख्त तक ना हो पाती थी। बेटी, नींद नहीं आ रही क्या? माँ ने बड़ी फिक्रमंदी से सरगोशी की। जवाब देने के बजाय मुसर्रत अपने बिस्तर से उठ बैठी और कहने लगी, अम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह अब्बू जी की राह तक रही हैं। अब जबकि मैं घर से बहुत दूर चली जाऊंगी तो उनकी तस्वीर अपने पास रखने से बड़ा सहारा हो जाएगा। ये मुझे उनकी ख्वाहिश याद दिलाती रहेगी कि मैं किस तरह ज़िंदगी गुजारूं। अम्मी जी, मैं अच्छी लड़की बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मुसर्रत की माँ ने शेल्फ की तरफ इशारा किया जहां मुसर्रत के अब्बू की तस्वीर रखी हुई थी। बेटी, तुम बड़ी खुशी से ये तस्वीर ले जा सकती हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि यही एक निशानी रह गई है। फिर उन्होंने अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, इस तस्वीर को देखकर याद करना कि तुम्हारे अब्बू जी तुमसे कितना प्यार करते थे और वही काम करना जो कुछ उन्होंने करना सिखाया है। मुसर्रत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ओह अम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बिस्तर से निकलकर शेल्फ की तरफ बढ़ी। जब उसने फ्रेम में लगी वो तस्वीर अपने हाथों में पकड़ी तो उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने बड़ी एहतियात से तस्वीर को फ्रेम से निकाला और अपनी नई ज़िंदगी में अपने साथ ले जाने के लिए अपने सामान के पास टीन के बड़े संदूक के ऊपर रख दिया। फिर वो जाकर दोबारा लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुसर्रत के सांस की आवाज़ से उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया कि वो सो गई है। जब घड़ी का अलार्म बज गया, मुसर्रत गहरी नींद सो रही थी, लिहाजा अम्मी को उसे जगाने के लिए ज़ोर से पुकारना पड़ा। बेटी उठ जाओ, तुम्हारे चचा बस आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। नूर बेटे उठ भी जाओ। बेचारी अम्मी लंबे लंबे सांस खींचने लगी। अचानक से वो नढाल हो गई थी।
दादी अम्मा उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास आईं। उन्होंने बड़े तसल्ली आमेज लहजे में अपनी बहू से मुखातिब होते हुए कहा, रशीदा तुम फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो नाश्ता कर लेंगे। वो दबी दबी सी हंसी हंसते हुए बोली, हम सब जानते नहीं कि भाई जावेद कितने बेसब्रे हैं, ख़ास तौर पर जब वो बच्चों के साथ एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। बेहतर है कि उनका मिजाज ठंडा ही रहे। मरीज़ा की शुक्रगुजारी से भरपूर मुस्कुराहट ही दादी जी का हौसला थी। उसने अपना बयान जारी रखा, बिस्तर में होने के बावजूद तुम आज की इस शदीद सर्दी से बाखबर होगी, लेकिन फिक्र ना करो, कोई भी बात बच्चों को सफ़र करने से रोक नहीं सकती। उसने नूर को सीने से लगा लिया जो अभी तक नींद में था। मैंने सफ़र के दौरान खाने के लिए तुम्हारे वास्ते अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। क्यों जी? दादी जी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन गला खराब होने की वजह से उनकी आवाज़ बैठ गई और उन्हें बुरी तरह खांसी छिड़ गई। दादा दादी ने बच्चों के साथ नाश्ता किया। अचानक दरवाज़ा धड़ धड़ बजने लगा। ये दस्तक किसी जल्जले से कम न थी। इतने में एक गंभीर सी आवाज़ सुनाई दी, कोई है? बच्चों ने अपनी प्लेटें आगे सिरका दी। जावेद अंकल हमें लेने आ गए हैं। मुसर्रत कुछ परेशान सी हो गई। अंकल जावेद के आने से पहले वो अपनी अम्मी को अकेले में खुदा हाफिज कहना चाहती थी। इससे पहले इतना मुश्किल वक्त उस पर कभी ना आया था। उसके आंसू टपाटप बहने लगे। उसकी अम्मी भी रो पड़ी, लेकिन फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बड़ी हिम्मत से कहने लगी, बेटी अपने बाप को ना भूलना और ऐसे ज़िंदगी गुजारना जिसमें उसकी खुशी है। अपने आसमानी बाप को भी ना भूलना, वो कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी से ओझल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे साथ साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। खुदावंद की मोहब्बत को दिल में रखना, इस तरह तुम जान जाओगी कि तुम्हें किस तरह रहना है। यूं तुम उसे भी खुश रखोगी और सब कुछ ठीक होगा। अंकल जावेद उनके बाप का सबसे बड़ा भाई था। दोनों भाइयों की उम्र में बड़ा फर्क था। अंकल जावेद गैर शादीशुदा थे, इसलिए उनके लिए मुसर्रत और नूर को रखना मुश्किल था। बेशतर पहाड़ी बाशिंदों की तरह उन्होंने अपनी शलवार कमीज के नीचे ढेरों पुराने गर्म कपड़े पहन रखे थे। इसके बावजूद उनके जिस्म का उभार बड़ी नफासत से मोटी ब्राउन चादर में छुपा हुआ था। लोग इस सख्त मिजाज और चिड़चिड़े अंकल जावेद की इज्जत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल में उनका दिल नर्म है। फिर भी दादी जी उनके सब्र को आजमाना नहीं चाहती थी। वो जरा फिक्रमंद होकर बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, अंकल जावेद इंतज़ार नहीं करेंगे। अंकल जावेद बच्चों की अम्मी के साथ बात करने से फारिग होकर बच्चों के पास आए। जब उन्होंने देखा कि बच्चे तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो वो खासे खुश दिखाई देने लगे। तो फिर चलो, वो ज़ोर से गरजे। जब वो उनका छोटा संदूक सर पर उठाए उनके आगे आगे चले तो घर हिलने लगा। नूर अपना बस्ता लटकाए उनके पीछे पीछे चल दिया। पीछे पीछे मुसर्रत शॉपिंग बैग उठाए चली आ रही थी, जिसमें सफ़र के लिए खाने पीने का सामान था। गाहे गाहे रुकते और हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहते हुए वो अपने रास्ता पर चल पड़े। अंकल जावेद ने टाइगर को अपने पीछे आते हुए देखा तो गुर्रा कर बोले, ओए टाइगर चल घर। जावेद अंकल का एक नज़र डालना ही टाइगर के लिए काफ़ी था। वो अपनी दुम दबाकर नज़रों से ओझल हो गया। अजीज़ और उसका बाप अपने घर में से उन्हें देख रहे थे। नूर को यूं जाते देखकर अजीज़ भागकर उसके साथ हो लिया। अंकल जावेद ने चिल्लाकर अजीज़ के बाप से कहा, भाई साहब अब से मैं इधर दूध पहुंचाया करूंगा। उनकी गरजदार आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। बच्चे अपने इस हमसफ़र से कुछ बेजार होने लगे, लेकिन वो इस बात से कुछ मुतमईन थे कि अजीज़ उनके साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा उनके और दोस्त और हमसाए भी अपने अपने घरों से निकलकर खड़े उन्हें दुआएं दे रहे थे। कुछ दूर जाकर अंकल जावेद ने कहा, अजीज़ बेटा अब तुम घर वापस चले जाओ। अजीज़ आखिरी दफ़ा नूर से बगलगीर हुआ, फिर मुड़कर सर झुकाए बोझल कदमों से घर की तरफ चलने लगा।
اپنے دوست کو اتنا اداس دیکھ کر نور رونے لگا۔ انکل جاوید اس قسم کی کمزوری کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ نور کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان سب کی نظروں سے دور لے گئے۔ بیٹا ایسا مت کرو، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ وہ بڑبڑانے لگے۔ ہم ایک اچھے سفر پر جا رہے ہیں، اگر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو گے تو مزے مزے کی چیزیں دیکھو گے۔ انہوں نے جیب سے 2 ٹافیاں نکال کر بچوں کو دی۔ لو کھاؤ، خوش رہو۔ لیکن اس دفعہ ٹافیوں کا لالچ بھی کارگر نہ ہوا۔ نور نے اسے جیب میں ٹھونس لیا اور اداس لہجے میں بولا، ابھی میرا جی نہیں چاہتا۔ مسرت نے بھی خاموشی سے اپنی ٹافی الگ رکھ دی۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ٹائیگر کی اطمینان بخش صورت نظر آئی۔ کتے نے انکل جاوید کو چکما دے دیا تھا اور بچوں کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھلانگتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ انکل جاوید نے ناقابل یقین تاثر سے ٹائیگر کا سامنا کیا اور گرجے، گھر جاؤ، بہت بگڑ گئے ہو تم۔ نور کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن ٹائیگر وہیں ڈٹا ہوا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ لیکن انکل جاوید بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ایک ہاتھ سے انہوں نے اپنے سر پر رکھے صندوق کو سہارا دیا اور پھر جھک کر دوسرے ہاتھ سے پتھر دے مارا۔ شریف ٹائیگر بیچارہ ہار مانتے ہوئے گھر بھاگ گیا۔ بہرحال اس کتے کی وجہ سے بچوں کے مایوس مزاجوں میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ گھل مل کر باتیں کرتے ہوئے بس اڈے کی طرف چل دیے۔ ان کی بے بسی کا احساس یکسر ختم ہو گیا تھا اور وہ خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گئے۔ بس پر ان کا سفر اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک مسافروں میں سے کسی نے کراچی کا ذکر کیا۔ اتنے شور، مسافروں کی گفتگو اور انجن کی گڑگڑاہٹ کے باوجود لفظ کراچی انکل جاوید کے کانوں تک جا پہنچا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اپنی سیٹ کے اوپر سے سر نکال کر اپنے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کی طرف رخ پھیرا جس نے کراچی کا نام لیا تھا۔ وہ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ادھیڑ عمر نبیل کراچی جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کراچی میں کچھ سال ڈرائیور رہا ہے۔ وہ دراصل مسرت کے باپ ہارون کو جانتا تھا، لیکن جب سے اس نے دوسری ملازمت اختیار کر لی تھی تب سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جاوید کی دکھ بھری کہانی بڑی ہمدردی سے سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ مسرت نے جلدی سے اپنے باپ کی تصویر نکال لی۔ نبیل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یقیناً یہی ہارون ہے۔ اس روز تینوں مسافر بڑے پر امید ہو کر اپنے اسٹاپ پر بس سے اترے اور بس نبیل صاحب کو لیے آگے نکل گئی۔ لیکن جب بس نظروں سے اوجھل ہو گئی تو مسرت کو زندگی کا شدید ترین دھچکا لگا، کیونکہ اس کے ابو کی تصویر نبیل صاحب کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ بھلا اس تصویر کے بغیر اس کا جینا کیوں کر ممکن تھا؟